नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज़ सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज की 5 खबरें, उनमें पहली खबर आपको डराने वाली है, लेकिन अगर आप सजग रहेंगे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना का बढ़ता प्रकोप और फिर ये डराने लगा है, तो हम लोगों को सभी को अब सजग हो जाना चाहिए। अपने जो 19, 20 और 21 में वो जो समय था, जो प्रिकॉशन हम लोग ले रहे थे, वो प्रिकॉशन फिर हमको शुरू करना पड़ेगा। भीड़ भाड़ वाले जगह पे मास्क का प्रयोग करेंगे। बाहर से आते हैं जो पहले करते थे, नहाना धोना, हाथ मुंह धोना, पूरा हो चुके कपड़े भी धो डालना है पूरे, ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जनवरी से लेकर अभी तक 11,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि उसमें से 5500 रिकवर हो गए हैं और अभी भी 6,000 से लोग कोरोना की चपेट में हैं। और इस बीच 65 लोगों ने अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली है। तो अभी तो उतना ख़ास नहीं है, लेकिन जिनको याद होगा 2019 में ऐसे ही हुआ था। 1, 2, 3 लोग संक्रमित हुए, देखते देखते फिर ये ऐसे बढ़ता है। 1 से 13, फिर उनसे 13, फिर 13, ऐसे करके संक्रमित होते हैं लोग। यानी दिन दूनी रात चौगनी नहीं, दिन 13-14 गुना, उसका भी 14-15 गुना, ऐसे करके कोरोना बढ़ता है। तो उसके लिए हमको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से हमको एहतियात बरतना पड़ेगा। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, अस्पताल में जाते हैं, बस अड्डे पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहाँ भी जाएं, आप अपना मास्क अपने साथ रखें, उसका प्रयोग करें। और जहाँ तक हो सके ज़्यादा लोगों से सट करके बातें न करें, क्योंकि जैसा कि मालूम है आप लोगों को, ये आमने सामने के संपर्क से जल्दी फैलता है। हाथ मिलाने से भी फैल सकता है या उसकी सांस से भी फैल सकता है। तो इस प्रकार हमको अभी से प्रिकॉशन बरतना पड़ेगा ताकि वो स्थिति ना आए। हालांकि वैसी स्थिति आएगी नहीं, अधिकांश लोगों के टीके लग चुके हैं और टीकों की वजह से लोगों के अंदर इम्यूनिटी अभी भी बनी हुई है। जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी कम हो, वो जैसे पिछली बार आप गिलोय वगैरह का सेवन करते थे या अन्य चीज़ें जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, उनका सेवन अभी से शुरू कर दें, तो ये हमारे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कोरोना से सजग रहना है, यही उसका बचाव है। अगली जो खबर है हमारे पास, वो खबर आ रही है वाराणसी से। ये वाक़या है वाराणसी ज़िले का, और वाराणसी ज़िले में चेतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेलिया बाग इलाके में, जहां का ये आरोपी है और जो अपने जेल से छूटने के बाद में जुलूस निकलवा रहा था और इस प्रकार के नारे लगवा रहा था। वाराणसी में कल एक जेल से छूटा व्यक्ति, और जब बाहर आ रहा है तो वहाँ से वो जुलूस निकाल रहा है अपना। ऐसा लग रहा है कि लंका की फतेह करके आ गया हो। और ऐसा ही नहीं, जब वहाँ से जेल से बाहर छूटता है तो उसके बाद उसके नारे लगाने वाले समर्थक हैं, वो भी हदें पार कर देते हैं। और इस मामले में वहाँ के जो स्थानीय चौकी इंचार्ज थे, उनकी लापरवाही सामने आई और उन्होंने उसको रोका नहीं, और इसलिए वो चौकी इंचार्ज निलंबित कर दिए गए। ये बात तब सामने आई जब ये जुलूस का वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। हालांकि जो आरोपी अभी जेल से छूटा ही था, उसको फिर गिरफ्तार कर लिया, उसके 3-4 समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब जेल से छूट करके जुलूस निकालने की परमिशन किसने दी?
और जब ऐसा हो रहा था तो पुलिस ने रोका क्यों नहीं? और इतना ही नहीं, जो नारे लग रहे थे, नारे ऐसे लग रहे थे कि भाई अपना छूटा है, जेल का ताला टूटा है, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। अब बताइए, ये किसी प्रकार से क्षम्य नहीं है। वो आदमी जो मारपीट, बलवा, SC ST एक्ट में जेल गया हो और वहाँ से आ करके इस प्रकार की हरकतें कर रहा हो, तो इसके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए, ये पुलिस को बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पुलिस को खुद समझना चाहिए कि ऐसे लोग किस प्रकार से इस प्रकार के भड़काऊ भाषण, भड़काऊ नारे उनके साथ लगाने वाले लोग हैं। इनके साथ देशद्रोह का मामला लगे और ताकि ये अब की बार इसकी नौबत ही नहीं आए कि वो जेल से छूटे और उसको जुलूस निकालने की उसको हिम्मत पड़े उसकी। अगली खबर का रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के ओर। जैसा कि आप लोग कई दिनों से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हमारे पूरे देश से रेल मार्ग से जुड़ चुका है। ख़ासकर उनके लिए ये मार्ग बहुत ही अच्छा रहेगा जो लोग जम्मू कश्मीर तो जाना चाहते थे, श्रीनगर तो जाना चाहते थे, लेकिन बस में जाने से उल्टियाँ होती थीं और वो अपनी इच्छा को मार लेते थे। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि अब उनको श्रीनगर या उसके आगे की जो देखने वाली जगहें हैं वो देखने का अवसर उनको मिल जाएगा, क्योंकि अब जो है पूरे देश से किसी भी कोने से अगर आप श्रीनगर को जाना चाहते हैं ट्रेन से तो आप जा सकते हैं। अभी हालांकि वंदे भारत ही चलती है खाली, और वंदे भारत का किराया लगभग 750 रुपया है, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है घूमने फिरने वालों के लिए। बस में भी ऐसे ही लग जाएगा, लेकिन ट्रेन का अपना आनंद ही अलग है। सैकड़ों बार आपको जो है ऊंचे सीन दिखाई देंगे, सुरंगें दिखाई देंगी, नीचे बहुत दूर तक नदियां दिखाई देंगी। ऐसे नज़ारे जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं, खासकर मैदानों में रहने वालों के लिए। और उसी के साथ एक और अच्छी खबर, अब सरकार ने इस योजना से प्रोत्साहित होते हुए श्रीनगर से लद्दाख तक की रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू करेगी। इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे होगा, फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि कहाँ पर नदी के ऊपर पुल बनना है, कहाँ पर सुरंग बननी है, क्योंकि ये इलाका और भी दुर्गम है, जहाँ ऐसे ऐसे इलाके हैं कई महीने तक वहाँ मोटरेबल नहीं रहती है। जैसे हमने जोजिला पास देखा, जून में भी वहाँ बर्फ़ से ढकी हुई पूरी ज़मीन थी। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर कई ऐसे समयों में जब ज़रूरत होती है तो वहाँ पर जाना मुश्किल होता है। खासकर इस योजना से हमारे देश के जो सैनिक हैं, उनकी जो रसद है, उनकी और सामग्रियाँ हैं, उनको पहुँचाने में बहुत आसान हो जाएगा। और जब लद्दाख तक हमारी रेलवे लाइन हो जाएगी तो ये मान के चलिए कि पूरा देश हमारा रेलवे मय हो गया है, यानी पूरे देश में रेलवे लाइन बिछ गई है। अब इस समय लद्दाख राज्य को छोड़ करके लगभग सभी राज्यों में हमारी रेलवे लाइन चली गई हैं। रेलवे का यातायात सब जगह सुलभ है। तो अगर लद्दाख तक भी हो जाएगा तो पर्यटकों के लिए ये और वरदान होगा। उनको देखने की जगहें श्रीनगर के आगे और बहुत सुंदर जगहें देखने को मिला करेंगी। तो ये सरकार की एक पहल कब तक रंग लाएगी देखना होगा, क्योंकि इस योजना में भी काफ़ी समय लगा है और हो सकता है अब उतना समय नहीं लगे, क्योंकि अब तकनीकी हमारे पास पहले से कहीं बेहतर है। अगली खबर का रुख करते हैं उड़ीसा की ओर। उड़ीसा में एक IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी
को पकड़ा गया है जो घूस ले रहे थे। अब कितने शर्म की बात है, इतने बड़े ओहदे पर आईएएस की सेवा सबसे ऊंची सेवा मानी जाती है देश की नौकरशाहों में, और उतनी ऊंची सेवा में रह कर के आप घूसखोरी कर रहे हैं, तो आप अपने जिस ज़िले में डीएम बनेंगे, आप कलेक्टर बनेंगे, कैसे रोक पाएंगे। धीमान चकमा नाम के आईएएस अधिकारी हैं और ये उड़ीसा के कालाहांडी के धर्मगढ़ तहसील होगी शायद, वहाँ के ये उप जिलाधिकारी थे, डिप्टी कलेक्टर थे। और किसी व्यापारी से कोई मैटर रहा होगा, व्यापारी का कोई काम फंस रहा होगा या कोई काम करना होगा, उसके एवज में इन्होंने 20 लाख रुपए की घूस मांगी और उस 20 लाख रुपए की आधी रकम यानी 10 लाख रुपए व्यापारी इनके घर लेकर के जाता है, सरकारी आवास पर लेके जाता है और वहाँ पर खुफिया विभाग का छापा पड़ता है और ये जो आईएएस साहब हैं ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। पता चला कि 20 लाख रुपए की पहली किस्त इन्होंने मंगाई थी, जब 10 लाख रुपए की, तो उस व्यापारी ने खुफिया विभाग को सूचना कर दी। सूचना क्या कर दी, वहाँ बाकायदा उसने अपनी कंप्लेन दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज करने के बाद में फिर खुफिया विभाग ने अपना जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद में फिर क्या हुआ कि इनको जो है पकड़ा गया और पकड़ करके फिर अब कार्रवाई होगी। और अभी ये 2021 बैच के अधिकारी हैं। आमतौर पर आईएएस अधिकारी क्या करते हैं कि शुरुआती दिनों में ये सब काम नहीं करते हैं। मेरे एक मित्र हैं तो उनके एक रिश्तेदार आईएएस हैं, तो इसे बात चली तो कहने लगे नहीं 10 साल तक तो कोई आईएएस ऐसे चक्रों में पड़ता ही नहीं है, उसको अपना कैरियर देखना होता है। लेकिन ये भी 4 साल की नौकरी में ही ऐसा करने लगे और जब सरकारी आवास पर इनके घर में छापा पड़ता है तो 47 लाख रुपये नकद मिलता है इनके घर में। तो इसका मतलब है कि ये हैबिचुअल घूसखोर बन गए थे अभी से ही 4 साल की नौकरी में ही। तो ये कहानी है हमारे अधिकारियों की। अब जब आईएएस अधिकारी की हालत है तो उसके नीचे जो काम करने वाले होंगे तो उसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी क्या दशा और दिशा रहेगी ज़िले की। देखने वाली बात है। अगली खबर पुरानी और नई मिली हुई है। हम बात कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की। यशवंत वर्मा के घर में 14 मार्च को ये घर पर थे नहीं, घर पर उनके आग लग गई। दिल्ली में जहाँ पर उनका आवास था लुटियंस में, लुटियंस इलाका जो वीवीआईपी इलाका कहा जाता है दिल्ली का, वहाँ पर उनके जब बंगले में आग लग गई और आग लगने पर जो आग बुझाने वाली टीम है आई तो एक कमरे में देखा कि उसमें नोटों के भरे हुए बोरे रखे हैं, वो जल रहे हैं बेतहाशा। तो पहले छिपाने की कोशिश की गई लेकिन बाद में ये कैसे न कैसे मीडिया में बात पहुंची और मीडिया में बात पहुंचने के बाद में जो लोग छिपा रहे थे वो भी सामने आ गए। उन्होंने कबूल किया कि हाँ वहाँ पर नोट मिले थे, ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये बात जब उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को पता चली तो उन्होंने फिर जांच करवाई। अंदरूनी जांच जब हुई तो उसमें पाया गया कि नहीं ये दोषी हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। तो इनसे जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए और धीरे से पतली गली से निकल जाइए। लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया, बोला हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो जैसा कि नियम है कि जस्टिस वगैरह जो होते हैं हाई कोर्ट के, इनके खिलाफ़ एफआईआर वगैरह भी नहीं होती हैं। अब इन्होंने अपने खुद ही कानून को चलाने वाले हैं, अपने लिए नियम बना रखे हैं। तो संजीव खन्ना ने ये रिपोर्ट कर दी सरकार को। अब भारत सरकार के पास ये रिपोर्ट गई है। अब सरकार उसमें क्या करेगी कि इनके खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। शायद कहो मानसून सत्र में आ जाए या फिर सरकार का काम है कहो टाल भी दे। तो
तो अगर प्रस्ताव ला करके इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है तो इनको पेंशन और जितने अन्य लाभ हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये इस्तीफ़ा दे देते तो इनको पूरा का पूरा लाभ मिलता जो एक पेंशनर को लाभ मिलता है। हालांकि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों ने धरना दे दिया, बोला नहीं ऐसे आदमी से हम यहाँ पर काम नहीं कराएंगे और न करने देंगे। तो भारी विरोध के बाद में फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इनको न्यायिक प्रक्रिया से दूर रखा, यानी कोई भी केस की सुनवाई नहीं करेंगे। सुनवाई नहीं करेंगे इसका मतलब पैदल है, सीधी सी बात है। जब जज सुनवाई नहीं करेगा, ज़रूर बैठेगा उठेगा टाइम पास करेगा। तो अब मैं कह रहा था अगर ये इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उनको पूरे लाभ मिलेंगे, अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो इनको पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगी और कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जानकार भी बताते हैं कि वहाँ पर भी संसद के सामने भी अगर ये भर्बली मौखिक रूप से भी इस्तीफ़ा दे देते हैं तब भी इनको पूरे हक मिलेंगे। तो काफ़ी जो जस्टिस वगैरह होते हैं हाई कोर्ट के, इनको काफ़ी सुविधाएं मिली होती हैं, काफ़ी अधिकार मिले होते हैं। इसी अधिकार के तहत वो जहाँ भी चाहेंगे वहाँ से अपना देखेंगे, जब फंसता हुआ नज़र आ रहा हूँ तो वहीं पर कह देंगे नहीं मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और उसको पूरा लाभ उनको मिल जाएंगे। तो ये है हमारी अदालत की कहानी। और ये अदालत की कहानियों के चलते ही जो जितने केस होते हैं, पैसे वालों के केस बहुत जल्दी सुन लिए जाते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता है तो पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। यही चलता है हमारी न्यायपालिका में। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य खबरों के साथ मैं आपके साथ प्रस्तुत हूँगा। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को देखिए, लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।